नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद आज आपसे एक ताज़ा वीडियो में बिहार की बात करेंगे और बिहार के पूर्व DGP यानी गुप्तेश्वर पांडे की बात करेंगे। गुप्तेश्वर पांडे इन दिनों काफ़ी चर्चे में हैं और वैसे भी गुप्तेश्वर पांडे हमेशा चर्चे में रहे हैं। वो अपने ओहदों के लेकर, वो अपने कामों को लेकर, वो अपने एक्शन को लेकर, वो एक्शन वाले पुलिस माने जाते हैं और उनमें जो क्षमता है वो क्षमता कई बार बेतहाशा क्षमतावान के रूप में वो नज़र आए और उनके कामकाज से लोग, पब्लिक भी और सरकार भी, शासन भी, प्रशासन भी खुश रही। यानी आप कह सकते हैं कि उनमें एक ऐसी खूबी है कि वो सबको एक साथ साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे लोगों को भी किसी न किसी मामले में उनसे एक ऐसी चूक हो जाती है या आप ये कह लें कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम जो फ़ैसला लेने जा रहे हैं वो फ़ैसला सही है या गलत है। और यही गोमगो द्वंद्व की स्थिति जो है गुप्तेश्वर पांडे के साथ भी आई। जब 2020 का विधानसभा चुनाव होने वाला था, उस समय गुप्तेश्वर पांडे बिहार के DGP थे। गुप्तेश्वर पांडे की लगभग 9 महीने की सेवा बची हुई थी, यानी रिटायर होने में उन्हें 9 महीने बाकी थे। और अक्सर आप ये जानते हैं कि काबिल ऑफिसर को एक्सटेंशन भी मिलता है, यानी 5 साल से लेकर 6 साल का एक्सटेंशन भी मिलता है। और बाद में किसी न किसी चुनाव आयोग या कहीं ना कहीं उन्हें 5 साल के लिए, 6 साल के लिए एक और एक्सटेंशन दे दिया जाता है। यानी उनके पद और उनके विवेक का सरकार ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहती है। इसलिए इस तरह से काबिल ऑफिसरों के लिए सरकार कुछ न कुछ अवश्य करती है। लेकिन गुप्तेश्वर पांडे को न एक्सटेंशन मिला और न ही गुप्तेश्वर पांडे को सरकार की तरफ से कुछ और मिलता। गुप्तेश्वर पांडे ने अपने सेवा काल में से 9 महीने पहले ही उन्होंने VRS ले लिया, या आप एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। यानी DGP के पद से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। DGP का एक पद महत्वपूर्ण होता है। एक IPS का सपना होता है कि वो DGP के पद से रिटायर करें, और ये सपना सबके लिए हकीकत बनकर कभी सामने नहीं आता है। गुप्तेश्वर पांडे सही माने में भाग्यवान थे कि उन्हें ये पद मिला और इस पद को उन्होंने सुशोभित भी किया। आखिरी दौर में एक रिया के मामले में उनके एक्शन पर, उनके कामकाज पर एक आलोचना हो सकती है, स्वस्थ आलोचना हो सकती है। उन पे आप अपनी राय जो बनाना चाहें आप बना सकते हैं। आप उनकी तारीफ़ भी कर सकते हैं, आप उनकी शिकायत भी कर सकते हैं। लोकतंत्र में ये ज़रूरी भी है और लोकतंत्र में ऐसा होता भी रहा है। अब गुप्तेश्वर पांडे का ये मामला, सुशांत और रिया के मामले में उन्होंने जो एक्शन लिया, जो उन्होंने अपने विवेक का परिचय दिया, वो कितना दुरुस्त था, कितना दुरुस्त नहीं था, ये तो पाठक भी समझ रहे हैं, पाठक भी जानते हैं। और जो उन्हें करीब से जानते हैं उन्हें पता है कि गुप्तेश्वर पांडे का एक्शन अंदाज़ वो जनहित में होता है। उनके सारे कामकाज को आप जनहित के रूप में देख सकते हैं। और यही वजह रही कि गुप्तेश्वर पांडे जहाँ रहे लोग उनके मुरीद होते रहे। उन्होंने आम आदमी को, आम जनता को, गरीब को और बेबस लोगों के साथ हमेशा वो खड़े रहें। यानी उनके दर पर जो पहुंच जाता था वो उसकी मदद करते थे। और इसका गवाह मैं खुद हूं। मैं खुद उनसे प्रभावित रहा हूं। जब वो बेगूसराय के SP थे उस समय हमारी उनकी बहुत पटती थी। ऐसा नहीं है कि हमारी उनसे दोस्ती थी, इसलिए मैं तारीफ़ करता हूँ। गुप्तेश्वर पांडे सही माने में काबिल तारीफ़ हैं। उनमें योग्यता, असीम योग्यता है। वैसी योग्यता, वैसी काबिलियत और वैसी सोच के धनी बहुत कम IPS होते हैं। और गुप्तेश्वर पांडे में सही माने में जिस पद पे गए, जहाँ उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई, जहाँ वहीं छा गए। यानी उनके काम का अंदाज सबसे अनोखा था। उनमें दिल जीतने की एक अद्भुत कला थी। उनके अंदर दो रूप हमेशा सामने रहता था कि वो अच्छे आदमी की बड़ी अच्छी से खातिरदारी करते थे, उनसे एकदम घनिष्ठता की तरह मिलते थे। ऐसा लगता था पहली मुलाकात में कि ना जाने आपके और उनके कब के कई बरसों बरस के संबंध है। और
जो लोग समाज हित में गुंडे, बदमाश, शातिर, ये अपने आप को कानून को तोड़ने वाले होते थे और ऊंची आवाज़ में बोलते थे, तो उनकी आवाज़ और उसकी धार को गुप्तेश्वर पांडे कुंद कर देते थे। और यही वजह थी कि जब वो गरीबों की बात करते थे और बदमाशों को साथ देते थे तो उन्हें कई बार लोग रॉबिन हुड की संज्ञा भी देते थे। आप कह सकते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर रॉबिन हुड की भूमिका में कैसे हो सकता, जब जनता का ये तगमा उनको मिला रॉबिन हुड का, तो हो सकता है इसलिए कि एक रॉबिन हुड जिस तरह से काम कर रहा था, जिस तरह से एक्शन कर रहा था, वही काम का ढंग और एक्शन इनके अंदर भी था। यानी ये ज़रूरतमंदों के, गरीबों की आवाज़ बनते थे, जिसके साथ जुल्म होता था ये उसके साथ खड़े रहते थे। एक एसपी बनकर भी, देश के नागरिक बनकर भी, सूबे के नागरिक बनकर भी और एक हमदर्द बनकर भी, यानी कई रूपों में ये अवतरित होते रहते थे। एक वर्दी में एसपी की तरह, बिना वर्दी के सामाजिक लोगों की तरह, यानी जो एक समाज के लोगों का जो समाज सेवक होते हैं उनकी भूमिका में ये रहते थे और वो करते रहे। वर्दी में कभी इनकी वर्दी जो है मेरी नज़र में, मेरी जानकारी में दागदार नहीं हुई है। इन्होंने अपने बस बहुत अच्छा शासन प्रशासन चलाया। बतौर डीजीपी भी इनका शासन और प्रशासन काबिले तारीफ़ है और सब बिहार की जनता और देश की जनता इनके नाम से परिचित है। और अभी जो जिस बात पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, गुप्तेश्वर पांडे अचानक नए अवतार में आ गए हैं। वो नए अवतार क्या, अध्यात्म की तरफ वो जुड़ गए। अध्यात्म एक अच्छी बात है और अध्यात्म बहुत बेहतर है। हर आदमी अध्यात्म को पसंद करता है, उसे सुनना चाहता है और आध्यात्मिक गुरु और आध्यात्म पर जो कथावाचक हैं उनके इर्द गिर्द रहता है और उनकी संगोष्ठी में जाता है, उससे आनंद लेता है और अपने मन की शुद्धिकरण करने की कोशिश करता है। गुप्तेश्वर पांडे लोगों की भी मन की शुद्धिकरण कर रहे हैं और अपने मन की भी वो शुद्धिकरण कर रहे हैं। इसलिए शुद्धिकरण कर रहे हैं कि उन्हें हर जगह कामयाबी मिली, लेकिन एक जगह वो गच्चा खा गए। या तो आप कहें कि वो धोखे में रह गए या आप कह सकते हैं कि उन्हें धोखा दिया। तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने उन्हें धोखा नहीं दिया तो फिर किसने धोखा दिया? इसलिए कि गुप्तेश्वर पांडे अभी भी नीतीश कुमार पर कोई आरोप ब्लेम लगाने हुए नहीं दिख रहे हैं। वो नीतीश कुमार की तारीफ़ कर रहे हैं। जब डीजीपी थे तब भी वो नीतीश कुमार की तारीफ़ कर रहे थे और जब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली और बक्सर से टिकट के लिए भी उन्होंने पर्चा दाखिल किया, बावजूद इसके ऐसे काबिल लोगों को जब टिकट नहीं दिया गया तो सब लोग हैरत में पड़ गए। इसलिए कि गुप्तेश्वर पांडे में वो काबिलियत थी और वो नीतीश कुमार जी के बड़े करीब थे। और नीतीश कुमार जी के बारे में ये अक्सर कहा जाता है कि नीतीश कुमार के साथ जो IAS IPS काम किया वो ख़ुद उन्हें बुलाकर अब बिहार लाए हैं। कई जो है वो दिल्ली में थे, केंद्र में थे और उन्होंने उन्हें बिहार बुलाया और उन्हें बिहार में सेवाएं ली, फिर उन्हें राजनीति में लाएं और राजनीति में उन्हें पद भी दिया, गरिमा भी दिया, अपना विश्वास पात्र भी उन्हें बनाकर रखा। तो एक उम्मीद, सबको एक उम्मीद थी कि गुप्तेश्वर पांडे को टिकट मिलेगा। हालांकि गुप्तेश्वर पांडे के लिए विधायक का टिकट, यह विधायक बहुत ही छोटी सी चीज़ थी। बावजूद इसके उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हम बक्सर से, या एक दो चार जगह उन्होंने नाम दिया कि हम वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार भी उन्हें टिकट देने की तैयारी में थे और यही वजह कि नीतीश कुमार ने खुद जिससे जेडीयू की उनसे सदस्यता दिलवाई, वो सदस्य बने जेडीयू के। और चुनाव जब हो गया, टिकट उन्हें नहीं मिला तो सब में एक अजीब तरह की बेचैनी भी उनके शुभचिंतकों में छा गई। इसलिए कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि गुप्तेश्वर पांडे अगर ये कहते हैं कि हमारे 10 जिलों में, हमारे 20 जिलों में अगर हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे चाहने वाले हैं, तो वो 100% सच कहते हैं। यानी कि उन्होंने जहाँ भी नौकरी की, जहाँ वो SP रहे हो, SSP रहे हो, IG रहे हो, DIG रहे हो, कमिश्नर रहे हो, रेलवे IG रहे, जहाँ भी वो रहे हों, उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी और वो अपने उनके प्रशंसक बने, उनके चाहने वाले मिले और जो लोग उन तक पहुँच जाते थे
वो उनका फ़ौरन काम कर देते थे और जो जायज़ काम होता था वो मिनटों में वो कर देते थे। ये गुप्तेश्वर पांडे की बड़ी खूबी थी और इसी खूबी के कारण लोग उन्हें राजनेताओं से भी ज़्यादा इज्जत करते थे। उनके यहाँ राजनेताओं से ज़्यादा भीड़ रहती थी, उनके यहाँ राजनेताओं से ज़्यादा पैरवी आती थी और वो सारे पैरवी करते थे। उनका कुल मिलाकर एक बाय नेचर वो राजनेता की ही तरह थे, जो एक अच्छे राजनेता हो, जिनके मन में जनता के लिए कुछ करने का होता है। लेकिन वो राजनेता के तौर पर भले नहीं जनता की सेवा कर सके, लेकिन एक अफसर के तौर पर उन्होंने इतनी सेवा कर दी कि बहुत कम राजनेताओं को ये स्वभाव मिला होगा कि वो जनता के उम्मीदों पर खरे उतर सके। अगर गुप्तेश्वर पांडे को टिकट नहीं मिला तो ये गुप्तेश्वर पांडे की कमी नहीं हो सकती है। नीतीश कुमार ने अगर टिकट नहीं दिया, गुप्तेश्वर पांडे भले नीतीश कुमार पर ब्लेम नहीं लगा रहे हो, आरोप नहीं लगा रहे हो, लेकिन नीतीश कुमार ने ये अच्छा नहीं किया। एक डीजीपी, एक पूर्व डीजीपी, एक अक्लमंद, एक बाशऊर आदमी को बिहार का विधायक बनने से नीतीश कुमार ने रोका। यानी नीतीश कुमार ने ये साफ जाहिर कर दिया कि नीतीश कुमार जो सुशासन की बात करते हैं, इसका मतलब वो नहीं चाहते कि राजनीति में सुशासन हो। राजनीति में सुशासन अगर लाना चाहते तो गुप्तेश्वर पांडे जैसे 10-20 लोगों को ज़रूर राजनीति में लाते। ऐसा नीतीश कुमार का हाथ तंग नहीं था कि नीतीश कुमार एक टिकट नहीं दे सके। ये कहीं न कहीं नीतीश कुमार को उनके प्रभाव मंडल से एक डर लगने लगा। ये नीतीश कुमार को एक डर बना दिया गया कि अगर आप इन्हें टिकट देते हैं, ये चुनाव जीत जाता है, तो जाहिर सी बात है आप पे इन्हें मंत्री बनाने का भी ये होगा और कल होके ये कहीं बिहार का चीफ मिनिस्टर न बन जाए। नीतीश कुमार इसी डर से उनको टिकट नहीं दिया कि आगे चल के हमारे लिए जो है दिक्कत पैदा हो जाए और गुप्तेश्वर पांडे बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए और बीजेपी उन्हें सपोर्ट कर दे, बीजेपी आगे चेहरा बनाकर उनके लिए मुसीबत खड़ा कर दे। और गुप्तेश्वर पांडे में ये खूबी थी कि गुप्तेश्वर पांडे बन सकते थे, मुख्यमंत्री बन सकते थे, उनमें ये योग्यता थी और उन्हें विधायक से लेकर राजनेता से लेकर विरोधी दल के लोग भी उन्हें पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ जनता के चहेते हैं, वो राजनेताओं के भी चहेते हैं, चाहे वो राजनेता किसी भी दल के हो। गुप्तेश्वर पांडे की सबसे अच्छी बात है वो भले ही भगवा धारण कर लें कपड़ा, आज वो कथावाचक हो जाए, भागवत कथा करें, हनुमान मंदिर में जाएं, अयोध्या जाएं, जहाँ जाएं, लेकिन वो दिल से सेकुलर हैं। वो कपड़े से आप उन्हें भगवा कह दें, आप उन्हें संघी कह दें, लेकिन वो सोच से संघी न थे और न सोच से वो संघी बनेंगे, इसलिए कि उनका मिजाज हमेशा सेकुलर रहा है। वो एकता की बात करते हैं, वो हिंदू मुसलमान की एकता की बात करते रहे और उन्होंने कभी भी मुसलमानों को नीची नज़र से नहीं देखा, दोयम दर्जे का नहीं सका, उनके साथ भेदभाव नहीं किया। मैं इसका प्रत्यक्ष गवाह हूँ कि उन्होंने जितने मुझे मान सम्मान दिया बेगूसराय में रहते हुए, एक एसपी रहते हुए, शायद दूसरा एसपी से मुझे नहीं मिला और कहीं से ऐसा नहीं लगा कि मैं मुसलमान हूं और वो गुप्तेश्वर पांडे क्या आप तो जानते हैं। तो कहीं ऐसा भेदभाव मुझे थोड़ा भी नहीं लगा। गुप्तेश्वर पांडे जहां भी रहें, हमसे फ़ोन पे बातचीत होती रही, मैसेज से बात होती रही। हमारी मुलाकात बेगूसराय के बाद संजोग ऐसा देखी कि अभी तक नहीं है, लेकिन हमने उनसे इंटरव्यू भी लिया, हमारी उनसे बातचीत भी होती रहती है और हमारे नाम पे कुछ लोगों ने तो उनसे काम भी ले लिया और उन्होंने काम भी कर दिया। तो गुप्तेश्वर पांडे किस तरह से दोस्ती निभाते हैं और किस तरह से अच्छे लोगों को पसंद करते हैं, किस तरह से अच्छे लोगों के बीच वो रहना चाहते हैं और अच्छे लोगों को अपने साथ रखना चाहते हैं, यानी अच्छे लोगों को वो अपनी संपत्ति समझते हैं। और इतना विचारवान लोग, सिर्फ आप उन पे ये इल्ज़ाम लगा लें कि उन्हें टिकट नहीं मिला, तो और वो कौन सी टिकट, तो विधायक का टिकट नहीं मिला, तो वो मायूस हो गए और वो कथावाचक बन गए। हमने पूछा गुप्तेश्वर पांडे से कि आप जो है ये कथावाचक क्यों बने और भगवा धारण क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि हमारे अंदर बचपन से ये चीज़ थी, मैं बचपन से करता रहता था और बहुत लोगों को पता नहीं था कि मैं कथावाचक भी हूँ और मेरी पूजा में आस्था रही, मेरे बचपन से पूजा में आस्था थी, हमारा माहौल था कि हम पूजा और अध्यात्म में बचपन से अभिरुचि थी और यही वजह थी कि अब जो है मेरी आस्था अध्यात्म के प्रति आस्था गहरे रूप में हो गई और मुझे लगा कि इसके ज़रिए समाज को
बेहतर बनाया जा सकता है, समाज का शुद्धिकरण किया जा सकता है, समाज को खुशहाल बनाया जा सकता है और लोगों के बीच में जो दूरी बढ़ रही है उस दूरी को पाटा जा सकता है, लोगों को एक किया जा सकता है, गंगा जमनी तहज़ीब की धारा को बहाया जा सकता है। और ये कथावाचन, अध्यात्म और भागवत कथा उसी का हिस्सा है। हम आपको बता दें कि भागवत कथा क्या है। भागवत कथा करने वाले जो कथावाचक होते हैं वो कृष्ण की महिमा मंडन करते हैं, यानी भागवत कथा में, यानी भागवत में कृष्ण को सबसे ऊपर बताया गया। कहने का मतलब कि कृष्ण को भगवान का रूप दिया गया है, उन्हें भगवान की तरह माना गया है और भागवत कथा में कृष्ण के विभिन्न रूपों को बड़े बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश की जाती है। और आप जानते हैं जो कृष्ण भक्त होते हैं वो अध्यात्म में लीन हो जाते हैं। जब कथावाचन होता है, कृष्ण जी के बारे में चर्चा होती है और चर्चा का अंदाज़ आपका बेहतर होता है तो जाहिर सी बात है कि लोग जुड़ते हैं। और आप मुरारी बाबू को देखें, मुरारी बापू भी एक कथावाचक हैं। आज उन्हें देश का बच्चा जानता है, देश के विदेशों में भी उनका बुलावा होता है और वो राम कथा से लेकर भागवत कथा तक में वो अपनी रुचि दिखाते हैं, वो कथावाचन करते हैं। और यही कथावाचन गुप्तेश्वर पांडे भी कर रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे का एक अंदाज़ निराला है। गुप्तेश्वर पांडे के बातचीत करने का एक अंदाज़ सम्मोहन वाला है कि जो वो जब बात करते हैं तो लोग अपने सामने वाले को सम्मोहित कर लेते हैं। और आप ये जान लें कि जब गुप्तेश्वर पांडे इस मैदान में उतर गए हैं, आस्था और अध्यात्म में गहरी पैठ उन्होंने बना ली है, तो जाहिर सी बात है लोगों के दिल में भी बहुत जल्दी वो गहरी पैठ बना लेंगे, इसलिए कि वो खुद मन के बहुत साफ लोग हैं। एक आईपीएस अधिकारी के बारे में, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि गुप्तेश्वर पांडे का मन सही माने में विशुद्ध रूप से शुद्ध है और वो उन्होंने अपने मन का शुद्धिकरण बहुत पहले कर लिया है। उनके अंदर कोई जहर नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। और यही वजह आपको मानना होगा चाहिए कि उन्होंने नीतीश कुमार ने उन्हें टिकट नहीं दिया, बावजूद उन्होंने नीतीश कुमार की कोई आलोचना नहीं की, उसके लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार नहीं ठहराया और उन्होंने नीतीश कुमार को आड़े हाथ नहीं लिया, उनसे बगावत नहीं कर ली, बल्कि उन्होंने नीतीश कुमार को एकदम क्लीन चिट दे दिया कि टिकट देने और न देने में नीतीश कुमार ने उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। अब आप देखिए कि मुरारी बापू और गुप्तेश्वर पांडे की तुलना कीजिए। गुप्तेश्वर पांडे एक अधिकारी होते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री खास करके नीतीश कुमार को कई बार बचाया, नीतीश कुमार की तारीफ़ की। नीतीश कुमार जहां फंसते थे शासन और प्रशासनिक स्तर पर, उसको गुप्तेश्वर पांडे संभालते रहे। यानी नीतीश कुमार के लिए गुप्तेश्वर पांडे बतौर डीजीपी भी वरदान साबित हुए और आईजी भी थे तभी वरदान साबित हुए, इसलिए कि गुप्तेश्वर पांडे एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने शराबबंदी पर सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार को चमकाया, सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार को की तारीफ़ हुई बिहार में, तो उसका श्रेय आप गुप्तेश्वर पांडे को देना होगा। इसलिए कि शराबबंदी पर पूरे बिहार में जिस तरह से एक माहौल बनाया गुप्तेश्वर पांडे ने, एक माहौल बनाया, वो काबिले तारीफ़ थी। और कम से कम हम आप तारीफ़ करें न करें, इसके लिए नीतीश कुमार के मन में ज़रूर तारीफ़ होगी, इसलिए कि उन्होंने समाज में नीतीश कुमार का, सुशासन बाबू का एक सुशासन चेहरा बनाया कि नीतीश कुमार शराबबंदी करके बिहार को एक सुशासन दिया है। अब आप देखिए कि मुरारी बाबू गुजरात के हैं कथावाचक और गुप्तेश्वर पांडे कथावाचक बिहार के हैं। मुरारी बाबू जब आज के प्रधानमंत्री, कल के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तो मुरारी बाबू ने नरेंद्र मोदी को काफ़ी तरजीह दी और यही वजह थी कि नरेंद्र मोदी उनसे मिलते भी थे और नरेंद्र मोदी से वो भी मिलते थे। गुजरात के बाहर भी 2013 में भी 14 में जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हुए थे, बीजेपी के कैंडिडेट, और तब भी वो हमेशा गुजरात के मुख्यमंत्री यानी नरेंद्र मोदी को उन्होंने काफ़ी हर मंच से तारीफ़ किया, उनको आगे बढ़ाया, उनके फ़िक्र को और उनके फ़कीर को
इस तरह इस अंदाज में पेश किया कि एक माहौल बना। उन्होंने कहा कि मैं भी फ़कीर हूँ, मैं भी आध्यात्मिक हूँ और ये भी ख़ुद को फ़कीर बनते हैं, तो यानी हम दोनों बराबर हैं। यानी एक राजनेता को अध्यात्म पुरुष के यहाँ पर ला के बराबर में खड़ा कर देना, जाहिर सी बात है उनकी तारीफ़ की, उनके कामों की तारीफ़ की, और वही काम गुप्तेश्वर पांडे भी नीतीश कुमार की तारीफ़ कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार को गुप्तेश्वर पांडे मान देते हैं, किसी न किसी रूप में उनका आदर करते हैं, और गुप्तेश्वर पांडे को लग रहा है कि नीतीश कुमार एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, ये आगे बढ़ें, और संभव है कि गुप्तेश्वर पांडे चाहते होंगे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री भी बने। उनकी क्या इच्छा है, वो नीतीश कुमार को लेकर क्या सोचते हैं, वो उनके दिल में अभी वो दफन है। जब वो दिल से बाहर निकलेगा तो हमको भी पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा कि नीतीश कुमार को लेकर गुप्तेश्वर पांडे किस रूप में देख रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि गुप्तेश्वर पांडे अगर चुनाव लड़ते, किसी कारण से, जो देश की स्थिति है, जो वोटरों की सोच है, जिस सोच में वोटर कल संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लोकसभा नहीं पहुंचने दिया, लगातार 2 बार 3 बार उनको जनता ने हरा दिया और वो लोकसभा नहीं पहुंचे। आज जिस संविधान निर्माता के तौर पर, उनके कानूनविद होने के तौर पर, समाज और राष्ट्र के चिंतक के तौर पर हम याद करते हैं, उनका नाम लेते नहीं तकते, उसे इसी देश की जनता ने हराया था। आपको याद है अभी अभी मेट्रो मैन ई श्रीधरन को लोगों ने किस तरह से बुरी तरह परास्त करवा दिया। मेट्रो मैन इतना बड़ा काम किया देश के लिए और एक विधायक नहीं बनाया लोगों ने। मतलब एक अगर ई श्रीधरन को वहाँ की जनता जिता देती तो क्या उस राज्य में भूकंप आ जाता, बाढ़ आ जाती, भयंकर तबाही आ जाती, लोग दाने दाने को मर जाते, लोग खाने खाने को मर जाते। क्या सोच कर जनता ने इस तरह से उनके साथ किया। आपको याद होगा जिस फिल्म स्टार, जिस एक दूजे फिल्म के लिए और कई फिल्मों के लिए कमल हासन को लोग उन पे जान छिड़कते थे, उनको जीतने नहीं दिया। इस देश के वोटर, इस देश की जनता में एक दुर्गुण है कि वो अच्छे आदमी को पसंद नहीं करती, वो अच्छे आदमी को आने नहीं देती है। ये वोटर रूपी किसान खरपतवार को फेंकने की जगह वो मूल पेड़ को ही फेंक देती है और बाद में कलेजा पीटती है कि हाय फसल नहीं उगी, हाय मुझ पे कोई ध्यान नहीं देता है। जब आपको खरपतवार और अनाज के बीज में, उसके पौधे में फ़र्क नहीं आएंगे, आप फ़र्क नहीं कर सकेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप खेत में खरपतवार उगाएंगे तो वो फसल उगने नहीं देंगे। तो किसान क्या करता है, समझदार किसान, कि खरपतवार को खेत से एक एक को उखाड़ के फेंकता है तो फसल लहलहाती है। लेकिन आज का जो वोटर है, आज के जो मतदाता हैं, आज का जो समाज है, वो पढ़े लिखे को, अच्छे सोच वाले को, विवेकवान को, जो समाज को बदलना चाहते हैं, जो समाज की तस्वीर बदलना चाहते हैं, जो समाज को सुखमय बनाना चाहते हैं, जो रोज़गार देना सोचते हैं, जो उद्योग लगाना सोचते हैं, जो एक ब्लूप्रिंट और मास्टर ब्लूप्रिंट बनाकर जाते हैं कि हम इस क्षेत्र को चमकाएंगे। क्षेत्र की जनता उन्हें पैदल कर देती है, उन्हें वोट नहीं देती है, उनकी ज़मानत तक जब्त कर देती है। तो आप और जनता रोती है, चुनने के बाद किसको चुनती है, खरपतवार को चुनती है और ओरिजिनल फसल को उखाड़ कर फेंक देती है। तो स्वाभाविक रूप से उसकी तबाही होगी। हालांकि गुप्तेश्वर पांडे के बारे में ये इतना तय है, अभी भी है, कि वो जब चुनाव लड़ेंगे, बिहार से के किसी ज़िले से चुनाव लड़ेंगे, वो ज़रूर जीतेंगे, इसलिए कि जो उनमें एक अद्भुत क्षमता है जनता को चमत्कृत करने के, जनता को अपनी बातों में सम्मोहन करने के लिए। सम्मोहन कला बहुत कम ऑफिसर में है, बहुत कम नेता में है। और जब वो कभी भविष्य में अगर वो उनकी राजनीति से उन्होंने पूरी तरह पर संन्यास लिया है, नहीं लिया है, राजनीति को लेकर उनके मन में द्वंद्व है, यह द्वंद्व ख़त्म हो चुका है, वो जाने। लेकिन हमारा विश्वास है और ये विश्वास आपका होगा कि गुप्तेश्वर पांडे कहीं से चुनाव लड़ेंगे
गुप्तेश्वर पांडे चुनाव ज़रूर जीतेंगे। लेकिन ये भी अच्छा हुआ कि गुप्तेश्वर पांडे ने चुनाव 2020 में नहीं लड़ा, इसलिए कि विधायक का पद उनके कद से बहुत छोटा है। इसलिए गुप्तेश्वर पांडे हो सकता है इसी बात को लेकर वो खुश होंगे कि अच्छा हुआ कि ईश्वर ने मुझे बचा लिया, लेकिन बिहार को इसका ये नुकसान हुआ कि 9 महीने कम से कम वो और डीजीपी रहते तो बिहार की और काया पलट होती, प्रशासन और चुस्त दुरुस्त होता और फिर सरकार उन्हें एक्सटेंशन देती और उस एक्सटेंशन के बाद फिर सरकार उन्हें कहीं किसी आयोग का कमिश्नर या कुछ बनाती तो उसका लाभ बिहार को मिलता है। इसलिए कि गुप्तेश्वर पांडे एक काबिल अधिकारी थे और उनकी काबिलियत का बिहार को फ़ायदा होता। बिहार से गुप्तेश्वर पांडे को कोई लाभ नहीं, इसलिए कि गुप्तेश्वर पांडे कोई बेईमान अधिकारी नहीं थे। उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा पुलिस में रहने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली में, मुंबई में और सारी जगह उन्होंने कोठी ख़रीद ली, ज़मीन ख़रीद लिए, काफ़ी जायदाद उन्होंने ख़रीद ली, बहुत पैसे ले लिए। उन पे इस तरह के कभी कोई आरोप अभी तक नहीं लगे हैं और अगर कोई आरोप लगाएगा भी तो मेरी समझ में मैं जो जानता हूं वो मिथ्या आरोप ही लास्ट में साबित होगा। इस मायने में गुप्तेश्वर पांडे पूरी तरह साफ सुथरे अधिकारी के तौर पर देखे जाते हैं और हमें उम्मीद है कि वो कथावाचक के तौर पर भी काफ़ी प्रचलित होंगे, काफ़ी लोग उन्हें मानेंगे, लोग उन्हें सुनेंगे और वो कथावाचन के तौर पर जो उन्होंने मुझसे कहा कि वो समाज को अध्यात्म की तरफ ले जाने में, समाज में जो बिखराव है और समाज को साफ़ सुथरा बनाने में, एक बेहतर समाज बनाने में, एक सुखी समाज बनाने में, एक आनंदमयी समाज बनाने का वो काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि वो उस काम को अंजाम देंगे और सिर्फ बिहार नहीं, बिहार के बाहर देश में और देश के बाहर विदेशों में भी लोग उनके भक्त बनेंगे, उनके भागवत कथा को सुनेंगे, इसलिए कि उनकी निराली अंदाज़ है। आप भी कभी सुनने की कोशिश कीजिएगा, बेहतरीन अंदाज में बोलते हैं, आपको वह सम्मोहित कर देंगे। और गुप्तेश्वर पांडे एक बहुत ही बेहद लोकप्रिय व्यक्तित्व हैं। उनकी जैसी शख्सियत बिहार में बहुत कम है और अधिकारी के तौर पर बहुत कम शख्सियत आपको देखने को मिलेगी और ऐसी शख्सियत पर बिहार के लोगों को गर्व होना चाहिए, देश को गर्व होना चाहिए और एक नए अवतार में, अध्यात्म के नए अवतार में, भागवत कथावाचक के नए अवतार में गुप्तेश्वर पांडे आपके सामने हैं। आप उन्हें तस्लीम कीजिए, आप उन्हें देखिए, आप उन्हें सुनिए, उसका आनंद लीजिए, उससे सीख लीजिए और उन्होंने जो एक संदेश उस भागवत कथा के ज़रिए दे रहे हैं वो एक संदेश को पहले आत्मसात कीजिए, फिर उस संदेश को आप भी फैलाइए। इसलिए कि एक संदेश अगर अच्छा संदेश है तो अच्छा समाज बनाने के लिए उस संदेश को आपका भी एक कर्तव्य है कि आप भी उस समाज के हिस्सा है और समाज को दुरुस्त करने में, समाज को बनाने में, समाज को बेहतर बनाने में, समाज और गाँव को, और जब आप समाज और गांव को बेहतर बनाएंगे तभी देश बेहतर बनेगा और देश को बेहतर बनाना आपका भी फ़र्ज़ है, आपकी भी ड्यूटी है। अपनी ड्यूटी को निभाइए और गुप्तेश्वर पांडे के भागवत कथा को एक बार ज़रूर सुन लीजिए और फिर हमारे इस वीडियो को सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा और हमसे और किस तरह के वीडियो की उम्मीद करते हैं, आप विषय भी सुझा सकते हैं और अपनी राय भी कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे डाल सकते हैं और आप हमारे साथ बने रहते हैं, इस वीडियो को देखते हैं। बहुत सारे साथी तो पूरा देखते हैं, अपनी राय भी देते हैं और उनकी राय भी मुझे पसंद आती है और उनकी राय से मुझे एक ऊर्जा मिलती है। आप भी अपनी राय दें, मुझे एक ऊर्जा दे, एक टॉनिक दे, एक ऑक्सीजन दे, ताकि मैं और बेहतर वीडियो बना सकूं। हमारा भी काम है आप ही की सोच की तरह कि समाज को बेहतर बनाना है। हम सब मिलकर समाज को बेहतर बनाएं, देश को बेहतर बनाएं, भारत को सोने का चिड़िया बनाएं और भारत को विश्व गुरु बनाएं। इसमें हम सब एक टीम की तरह काम करें। आशा है हमारा ये सुझाव आपको अच्छा लगा होगा और ये सुझाव अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, इसे लाइक करें। और अब तक आपने जो नए वीडियो देखने वाले दोस्त हैं, यूनिक व्यूवर हैं, उन्होंने अब तक अगर हमें ये वीडियो दूसरा मत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छा लगे तो वो भी अपने दोस्तों को
शेयर करें और दोस्तों से भी निवेदन करें कि वो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो इसी आशा और विश्वास के साथ आपका दोस्त AR आज़ाद आज हम इस वीडियो के साथ आपसे विदा लेते हैं। फिर अगले वीडियो में आपसे रूबरू होंगे, आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।